शेड्यूल्स होते हैं वो हम किसी थर्ड पर्सन से भरवाते हैं या आप इसको एनुमेटर्स के द्वारा फिल कराते हैं, और इसमें आप रिस्पोंडेंट को क्वेश्चनर देते नहीं हैं, बल्कि आप खुद उस क्वेश्चनर को फिल करते हैं, और जो आंसर्स होते हैं वो आप रिस्पोंडेंट से कलेक्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि वेरी सिमिलर टू द क्वेश्चनर मेथड, main difference is that a schedule is filled by the enumerators who is specially appointed for the purpose। यानी कि अगर शेड्यूल को फिल कराना होता है तो हम कुछ ऐसे लोगों को अपॉइंट करते हैं जो पर्टिकुलर उस शेड्यूल्स को फील्ड में जाके फिल करते हैं, ठीक है। यानी कि मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा एरिया है, तो उस एरिया में आप पूरा एरिया कवर नहीं कर सकते, तो आप कुछ वर्कर्स या एनुमेटर्स को उस डेटा कलेक्शन के लिए लगा सकते हैं और उनके थ्रू डेटा कलेक्ट करा सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चनर जैसा नहीं होता है कि आपने क्वेश्चनर भेज दिया और वो क्वेश्चनर फिल करके आपको रिटर्न कर देंगे। इसमें आपको क्वेश्चन खुद उनसे पूछना पड़ता है और जो भी आंसर आता है उसको आपको शेड्यूल्स में भरने होते हैं। Enumerators goes to the respondent, ask them the questions from the questionnaire in the order listed and record the responses in the space provided। वो उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, जो क्वेश्चंस आपने शेड्यूल्स में पहले से लिस्टेड किए गए होते हैं, और उनके रिस्पॉन्स को लेके वो वहां पे फिल करते हैं जो स्पेस आप उस शेड्यूल्स में उनके लिए प्रोवाइड किए होते हैं, ठीक है। जो इसमें एनुमेटर्स होते हैं जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो ट्रेंड होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह से क्वेश्चंस रिस्पोंडेंट से पूछना है और वो जो आंसर दे रहे हैं उसको कैसे शेड्यूल्स में भरना है। तो बेसिक डिफरेंस यहाँ पे हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चनर एंड शेड्यूल। Questionnaire generally sent to through the mail and no further assistance from sender। आप क्वेश्चनर को सेंडर को भेज सकते हैं और आपको उनको फिर से असेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कि आपको न बताने की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चनर में सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं और जो रिस्पोंडेंट होता है वो इंस्ट्रक्शन पढ़ता है और उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चनर फिल करके आपको वापस रिटर्न कर देता है। लेकिन शेड्यूल इज फिल्ड बाय द एम्यूनेटर ऑफ रिसर्च वर्कर। जो शेड्यूल होता है वो रिसर्च वर्कर खुद फिल करता है, वो रिस्पोंडेंट फिल नहीं करता है, बल्कि रिसर्चर खुद फिल करता है। क्वेश्चनर इज अ चीपर मेथड। क्वेश्चनर जो है उसमें कॉस्ट कम लगता है, आप इसको कहीं मेल के थ्रू भी भेज सकते हैं और आपके कम कॉस्ट में आपके सारे रिस्पॉन्सेस क्वेश्चनर फिल होकर आपको मिल भी जाते हैं। लेकिन शेड्यूल जो है वो कॉस्टली है क्योंकि इसमें फील्ड वर्क रिक्वायर्ड होता है। नॉन रिस्पॉन्स इज हाई। क्वेश्चनर में जो नॉन रिस्पॉन्स होते हैं, मतलब कि आप कोई असेस नहीं कर रहे हैं कि जो रिस्पोंडेंट है कैसे क्वेश्चंस पे आंसर दे रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चंस उन्हें कंफ्यूजन लगती है, जो क्वेश्चन वो नहीं समझ में आता है, वो स्किप कर देते हैं, वो उस पर आंसर ही नहीं देते हैं, ठीक है, और आपको वैसे ही अनफिल्ड क्वेश्चनर वापस कर दिया जाता है। लेकिन जो शेड्यूल होता है उसमें ऐसे चांसेस जो होते हैं वो लो होते हैं, क्योंकि जो एम्यूनेटर्स होते हैं, जो रिसर्च वर्कर होते हैं, उनको पता है कि पर्टिकुलर क्वेश्चंस उनको किस तरह से रिस्पोंडेंट को समझाना है और उनका रिस्पॉन्स लेना है। इनकम्प्लीट एंड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज मोर। क्वेश्चनर है, जब आप असेस नहीं कर रहे हैं तो रिस्पोंडेंट जो है वो इनकम्प्लीट और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी कभी कभी आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन शेड्यूल्स में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कौन डेटा कलेक्ट कर रहा है। अगर रिसर्च वर्कर है या एम्यूनेटर्स हैं तो इसकी हॉनेस्टी पर डिपेंड करता है कि वो इन्फॉर्मेशन रॉन्ग ना हो और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन वो ना फिल करे। डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चनर। अब क्वेश्चनर जो है वो क्वेश्चनर के ऊपर डिपेंड करता है कि जो रिस्पोंडेंट है वो कितना इनकम्प्लीट या रॉन्ग आंसर दे रहा है। इसलिए जब मैंने बताया था कि जब आप क्वेश्चनर बना रहे होते हैं तो आपको क्वेश्चनर हमेशा शॉर्ट बनाना चाहिए, सिंपल बनाना चाहिए और क्लियर लैंग्वेज में लिखना चाहिए, कोई टेक्निकल टर्म्स यूज नहीं करना चाहिए। अगर जो आपका क्वेश्चनर है सिंपल है, शॉर्ट है, 10 से 12 क्वेश्चन ही आप पूछ रहे हैं, तो ये है कि जो रिस्पोंडेंट है वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है और वो कोई भी रिस्पॉन्स छोड़ता नहीं है, कंप्लीट करके देता है। लेकिन अगर आपने क्वेश्चनर जो है वो लंबा है, आपका बहुत बड़ा है, टाइम टेकिंग है, तो इस चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आप रिस्पॉन्सेस स्किप कर देगा। रिलेटिवली मोर करेक्ट एंड कंप्लीट। शेड्यूल जो होता है रिलेटिवली एज कंपेयर टू क्वेश्चनर, क्योंकि ये रिसर्च वर्कर द्वारा खुद भरा जाता है रिस्पोंडेंट से आंसर लेकर, इसलिए ये मोर टाइम करेक्ट और कंप्लीट होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है क्वेश्चनर और शेड्यूल का। आज हम पढ़े, इसके अलावा हम आज का जो टॉपिक में इंक्लूडेड है वो है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड, पैनल मेथड एंड सोशियोमेट्रिक्स मेथड।
सर्वे मेथड जो है वो आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न होगा आपको कि यहाँ पे मेल सर्वे भी लिखा है और इससे पहले जब हम क्वेश्चनर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने मेल क्वेश्चनर भी आपको पढ़ाया था कि जो क्वेश्चनर्स होते हैं उसको हम मेल के थ्रू भेज सकते हैं। तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि हम क्वेश्चनर के थ्रू भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ मेल सर्वे भी लिखा हुआ है। तो ये आगे हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी जो मेथड हम पढ़ेंगे वो है सर्वे मेथड। Survey method is a combination of questions, process, and methodology that analyze data about other. A survey always involves questionnaire, but a single questionnaire is only one small part of survey. तो यहाँ तो बेसिक डिफरेंस आप ये समझिए कि जो सर्वे है वो एज अ क्वेश्चनर एक टेक्निक्स आप यूज कर रहे हैं, लेकिन सर्वे जो है वो मेथड है और उस सर्वे में आप क्वेश्चनर के अलावा भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन मेथड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चनर है वो एज अ पार्ट है सर्वे का और जो सर्वे है वो लार्ज पॉपुलेशन, यानी कि ये थोड़ा सा ब्रॉडर है एज कंपेयर टू क्वेश्चनर। ठीक है, इसके बाद आती है कि मेल सर्वे। मेल सर्वे में वही है जिसमें आप जो क्वेश्चनर होता है, जैसे मेल सर्वे आज पोस्टल सर्विस डिलीवर क्वेश्चनर दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्पेसिफिक पॉपुलेशन सैंपल। ठीक है, यानी जब आप क्वेश्चनर वगैरह को उनको डिलीवर करते हैं उनके पोस्टल एड्रेस पे या आप उनको मेल कर रहे हैं, आप उसके थ्रू भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो क्वेश्चनर है, मेल क्वेश्चनर है, वो स्टडी करता है आप जो क्वेश्चनर पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बेस पे भी कलेक्ट कर सकते हैं डेटा। ठीक है, आप एक इंडिविजुअल के बेस पे भी क्वेश्चनर एडमिनिस्टर करके उसकी एनालिसिस कर सकते हैं और वो आपका रिजल्ट हो सकता है। लेकिन जो सर्वे मेथड है वो इंडिविजुअल बेस्ड नहीं होता है। सर्वे मेथड जो होता है हमेशा लार्ज पॉपुलेशंस पे होता है और ये एक स्पेसिफिक यानी ब्रॉडर एरिया है। इसमें हम क्वेश्चनर एज अ टेक्निक्स के रूप में यूज करते हैं और इसका प्रोसेस, इसकी मेथडोलॉजी और एनालिसिस ऑफ डेटा ये भी अलग होता है। क्योंकि क्वेश्चनर के बेस पे मान लीजिए हमने एक एंजाइटी का क्वेश्चनर एडमिनिस्टर किया किसी व्यक्ति पे, तो उसके बेस पे हमें उस इंडिविजुअल के बारे में पता चलता है कि उसके एंजाइटी का लेवल लो है या हाई है। लेकिन जो सर्वे है, सर्वे के बारे में हम पर्टिकुलर पॉपुलेशंस के बेस पे हम जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, जो सर्वे का रिजल्ट आता है वो आप ब्रॉडर पॉपुलेशंस पे होता है तो उसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चनर आपने इंडिविजुअल पे एडमिनिस्टर किया है या छोटे से स्मॉल ग्रुप पे एडमिनिस्टर किया है तो आप पूरे पॉपुलेशन पे जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। सर्वे में सिर्फ आप क्वेश्चनर ही नहीं यूज करते, आप अदर टेक्निक्स भी यूज कर सकते हैं कि आपने क्वेश्चनर मेल कर दिया है। इसके अलावा आप अगर देखते होंगे तो सर्वे में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें जो रिस्पॉन्ड शेड्यूल्स भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप डोर टू डोर जाते हैं और इंटरव्यू शेड्यूल, आप उनसे इंटरव्यू करते हैं और आपके पास इंटरव्यू शेड्यूल है, आप उनसे पूछते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और शेड्यूल्स में रिस्पॉन्सेज भरते हैं। इस बेस पे भी आप सर्वे में डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, प्लस क्वेश्चनर के थ्रू भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो सर्वे में हम बहुत सारे टेक्निक्स एक साथ यूज करके डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चनर सिर्फ एक सिंपल टेक्निक्स एंड मेथड है फॉर द डेटा कलेक्शन। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये आप ले सकते हैं कि जैसे क्वेश्चनर है, एक अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो कोई इंस्टीट्यूट है या कोई मान लीजिए कोई कंपनी है, वो जानना चाहती है कि जो वर्कर्स हैं वो अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो उनको किन किन टेक्निक्स की जरूरत पड़ेगी वर्क फ्रॉम होम करने के लिए। तो उसके लिए वो एक क्वेश्चनर प्रिपेयर करता है और अपने एम्प्लॉयज के ऊपर एडमिनिस्टर करता है कि आप इसको फिल करिए कि विच टाइप ऑफ टेक्निक्स रिक्वायर्ड फॉर द वर्क फ्रॉम होम। तो वो क्वेश्चनर उसको मिलता है और वो उसके बेस पे एनालिसिस कर लेता है। तो ये क्वेश्चनर बेस हो गया। लेकिन जब हम ये जो टेक्निक्स है सिर्फ उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए ही हम मतलब कि एप्लीकेबल है, मतलब जिस कंपनी ने ये क्वेश्चनर फिल कराया अपने एम्प्लॉय के लिए, तो जो डेटा आएगा वो कंपनी सिर्फ अपने एम्प्लॉयज के लिए वो बेनिफिट यूज करेगी कि डेटा में ऐसा आया, अच्छा ये टेक्निक चाहिए, तो वो अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर यही ब्रॉडर पे किया जाए, बॉर्डर पॉपुलेशन पे किया जाए या और उस डेटा को हम
फिर बिजनेस सर्वे करेंगे, बिजनेस सर्वे कहेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, सिर्फ एक कंपनी फायदे में नहीं आ रही है, बल्कि उस सर्वे के थ्रू, यानी कि अब सर्वे मतलब कि उस क्वेश्चनायर एडमिनिस्टर किया और उस क्वेश्चनायर का हमने क्या किया, ग्रुप या पॉपुलेशन लार्ज कर दिया। जब हमने लार्ज कर दिया तो उसके थ्रू जो इंफॉर्मेशन आया, तो वो हमारा पूरी टाइप मतलब अब जितनी भी इंडस्ट्री जो है वो वर्क फ्रॉम होम करा रही है, तो उन सब के लिए बेनिफिट है कि अगर वर्क फ्रॉम होम करा रही है तो आप अपने एम्प्लॉइज को ये टेक्निक्स प्रोवाइड करिए, जिससे आपका वर्क फ्रॉम होम जो वर्क है वो इंक्रीज करेगा। तो ये लार्जर पॉपुलेशन पे जब हमने इस क्वेश्चन को एडमिनिस्टर किया, और वो पॉपुलेशन सिर्फ किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए बेनिफिट नहीं कर रहा है, बल्कि पूरी कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल है, तो उसे हम सर्वे करेंगे। जैसे सर्वे होता है पॉलिटिकल सर्वे, बिजनेस सर्वे, ठीक है, हेल्थ सर्वे, तो इसमें जो पॉपुलेशन होती है वो काफी लार्ज हो जाती है एज कंपेयर टू जब हम क्वेश्चनायर के बेस पे करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो टेक्निक्स है वो है पैनल मेथड। पैनल मेथड हम इससे पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं जब हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ा रहे थे। पैनल मेथड वो मेथड होता है जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में आता है। पैनल मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं कि ग्रुप डिसाइड कर लेते हैं और उस ग्रुप के ही ऊपर हम लॉन्ग टर्म स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमें किसी एडॉप्ट बच्चों पे स्टडी करनी है कि जो बच्चे एडॉप्ट किए जाते हैं अपने केयरिंग पेरेंट्स के द्वारा एडॉप्ट किए जा रहे हैं, तो वो जो एडॉप्ट चिल्ड्रन है उनका डेवलपमेंट कैसा है, और वो बच्चे जो ऑलरेडी अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो जो एडॉप्ट बच्चे हैं उनका क्या डेवलपमेंट हो रहा है, और जो बायोलॉजिकल बच्चे जो ऑलरेडी अपने मम्मी पापा के साथ रह रहे हैं उनका कैसा डेवलपमेंट होता है, इनके बीच में अगर हमें स्टडी करनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम एक पैनल स्टडी बना लेते हैं। इसमें कुछ बच्चों के ग्रुप बना लेते हैं जिसमें हमें, क्योंकि उनका अब हमें डेवलपमेंट की स्टडी करनी है, लॉन्ग टाइम स्टडी करनी है कि कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, तो हम ग्रुप बना के डिफरेंट टाइम तक उनकी स्टडी करते हैं और फिर एनालिसिस करते हैं। तो जब हम ये ग्रुप मेक कर लेते हैं और अपना एक पैनल बना लेते हैं कि इसी पैनल की स्टडी हमें लॉन्ग टर्म करनी है, तो इसको हम पैनल मेथड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है सोशियोमेट्रिक्स मेथड। सोशियोमेट्रिक्स मेथड एक तरह का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप देखने के लिए किया जाता है। सोशियोमेट्रिक मेथड बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब ग्रुप का साइज स्मॉल होता है, ठीक है। ये लार्ज ग्रुप पे एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर लार्ज ग्रुप पे एप्लीकेबल करेंगे तो इसमें हर इंडिविजुअल के बीच में जो मैट्रिक्स निकलती है वो कॉम्प्लिकेट हो जाती है, और उसके बीच में जो डायग्राम बनता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम जब स्मॉल ग्रुप होता है 50 का, 20 का, 10 का, तब हम सोशियोमेट्रिक मेथड के थ्रू ये देख सकते हैं कि इंटर ग्रुप के बीच में किस तरह का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है। तो ये हम इसको इस तरह से करते हैं सोशियोमेट्रिक मेथड में। मान लीजिए हमारे पास जो ग्रुप है वो है कुछ लोगों का, इस तरह से मान लीजिए हमारे पास 6 लोगों का ग्रुप है, तो इन 6 ABCDEF और ABCDEF के बीच में हम एक मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कि कौन किसको पसंद करता है। मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन पूछा कि आप किसके साथ मूवी देखना जाना पसंद करते हैं। एक ग्रुप है 6 लोगों का, हमें देखना है कि किस व्यक्ति को इस ग्रुप में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। ये टेक्निक्स हम उस समय भी यूज करते हैं जब हमें क्लास का मॉनिटर बनाना हो, या किसी को, या इंडस्ट्री में यूनियन लीडर बनाना हो, या आपको किसी ग्रुप का नेता चुनना हो, तो उस कंडीशंस में हम सोशियोमेट्रिक्स यूज करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन अगर जिसको लाइक करता है उसी को हम अपने उस ग्रुप का लीडर बनाना ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द पर्सन किसको पसंद करता है, तो उस समय हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप देखने के लिए सोशियोमेट्रिक्स यूज करते हैं। तो इसमें देखिए जैसे ये 6 लोग यहाँ हैं, 6 यहाँ हैं, तो इनके बीच में हम मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स बनाने के क्या करते हैं, ए के बीच में रिलेशनशिप नहीं देखते। यहाँ पे देखिए 0 लिखे हुए हैं, ठीक है। जो ए का ए के साथ नहीं देखना है। अब हमें देखना है कि जो ए है, ठीक है, ए को कितने लोग पसंद करते हैं। ए जो है वो कितने लोग पसंद करते हैं ए को, तो ए को बी पसंद करता है, सी पसंद करता है, डी पसंद करता है और ई पसंद करता है। और ए किसको पसंद करता है, ए पसंद करता है सी और डी को। इसी तरह आप देखिए बी को ए नहीं पसंद करता है, ना सी पसंद कर रहा है, ना डी पसंद कर रहा है,
ठीक है, ये कोई भी इनको कोई रिलेशनशिप नहीं आ रही। जहां प्लस का निशान है वो दिखा रहा है कि वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, वो उनको लाइक करते हैं। तो इस बेस पे जो रिजल्ट आता है उसको हम इस तरह से डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। तो जिसके ऊपर ज्यादा एरोज जाते हैं, देखिए जैसे डी है, डी के पास 3 एरोज आ रहे हैं, ए के पास 4 एरो आ रहे हैं, बी के पास भी 3 एरो है, सी के पास 2 एरो है, ई के पास 2 एरो है और ई के पास 3 एरो है। ठीक है, और किसको कोई नहीं पसंद करता है? एफ को। एफ को कोई भी पसंद नहीं करता है। इट मीन्स कि ये 6 लोगों के ग्रुप में जो एफ है वो नेग्लेक्टेड है। इट मीन्स कि एफ को नोबडी लाइक, कोई भी इसको पसंद नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम सोशियोमेट्रिक्स डायग्राम और सोशियोमेट्रिक्स मेथड के द्वारा हम ग्रुप के स्टार को और ग्रुप में कौन सा पर्सन है जो इग्नोर हो रहा है उसको इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इस ग्रुप का जो स्टार है वो ए है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसको लाइक कर रहे हैं। उसके बाद सेकेंडरी स्टार में आता है डी, बी और ई। ठीक है, और उसके बाद आता है सी और एफ जो है वो नेग्लेक्टेड है। तो इस तरह से हम ग्रुप के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप देख सकते हैं। एक्सक्यूज मी हाँ, पूछिए। मैम, ये मेथड किस जगह पे यूज हो सकता है? मतलब कौन सी ऐसी रिसर्च मतलब कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, किस फील्ड पे? और अगर एग्जांपल हो सके तो आप प्लीज बता दीजिए। हाँ, तो जब मैं बता तो रही हूँ सोशियोमेट्रिक मेथड हम वहां पे यूज करेंगे जहां पे आपको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप देखना हो। ठीक है, अगर आपकी स्टडी ऐसी है जहां पे आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप देख रहे हैं, मान लीजिए आप ओबी में रिसर्च कर रहे हैं, इंडस्ट्री में रिसर्च कर रहे हैं, और आपको जितने भी एम्प्लॉयज हैं वहां पे, मान लीजिए 50 एम्प्लॉय हैं, उनके बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है। ठीक है, और मान लीजिए वहां पे बहुत ज्यादा हमेशा जो यूनियन वाले हैं वो अपने यूनियन की लीडर की बात नहीं मानते हैं। हाँ, तो ये क्यों होता है? बार बार हड़ताल हो जाती है इंडस्ट्री में, बार बार हमेशा पेमेंट के लिए एम्प्लॉयज को फाइट करनी पड़ती है। तो ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं लीडरशिप में कमी आ रही है, या कम्युनिकेशन चैनल ब्रेक हो रहा है, या कम्युनिकेशन जो अथॉरिटी है उसके बीच में और जो एम्प्लॉय है उसके बीच में सही से नहीं हो पा रहा है। तो और जो लीडर है उसकी बातें जो है वो नहीं मान रहे हैं। तो वहां पे आप ये सोशियोमेट्रिक अप्लाई कर सकते हैं ये देखने के लिए कि जो लीडर है मैक्सिमम लोग उसको पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए लोग का है तो आपने देखा कि लीडर की बात नहीं मान रहे, इट मीन्स कहीं ना कहीं लोग उसको पसंद नहीं कर रहे, तभी उसकी बातों को नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो आप ये सोशियोमेट्रिक डायग्राम के थ्रू आप ये वहां के एम्प्लॉयज को बता सकते हैं कि जो लीडर है आप इनको लीडर ना बना के अगर आप इनको लीडर बनाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसको पसंद करते हैं, तो इनकी बात भी मानेंगे, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो रिजॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज वहां पे आप एप्लीकेबल कर सकते हैं, ना सिर्फ इंडस्ट्री में, आप कहीं भी स्कूल्स में भी मान लीजिए है, आप काउंसलर हैं तो वहां पे भी आप इस तरह के मेथड्स यूज करके, आप क्लासरूम में अगर मान लीजिए मॉनिटर है कोई भी है उसकी बातें नहीं मानी जा रही है, तो वहां पे आप जहां भी आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप देखना चाहते हैं कि ग्रुप के बीच में किस तरह का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, आप वहां पे सोशियोमेट्रिक्स मेथड यूज करके आप अच्छे से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इन केस आप फैमिली में भी आप यूज कर सकते हैं, मान लीजिए आप काउंसलर हैं, फैमिली काउंसलिंग कर रहे हैं, तो अगर फैमिली में बार बार फाइट हो रही है, लड़ाइयां हो रही है, ज्यादा है, तो उसका रीजन जानने के लिए भी आप ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डायग्राम बना के सोशियोमेट्रिक देख सकते हैं कि कौन सा पर्सन किसको लाइक करता है और कौन फैमिली में ज्यादा नेग्लेक्टेड है, नेग्लेक्टेड होने के कारण ये पर्सन जो है वो डिप्रेशन में है। तो ये बहुत एप्लीकेबल है हर एरिया में, बस आपको ये थोड़ा सा यूज करने आना चाहिए कि आप कहाँ पे इसको ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। ठीक है, What can be the group members limitation in this? मुझे लगता है कि 50 मैक्सिमम होता है, क्योंकि 50 के बाद ये जो डायग्राम है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, और आप इसके बाद आपका जो लास्ट मेथड है वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड।
लास्ट मेथड है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड मैं लास्ट में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जो टोटली डिपेंड करता है बहुत सारे वेरिएबल्स पे। ठीक है, आपकी स्टडी में किस तरह के वेरिएबल्स हैं, आप किस तरह के वेरिएबल्स को असेस करना चाहते हैं और किसका इफेक्ट किस पे देखना चाहते हैं, ये बेसिकली उस टाइप के मेथड के लिए हम यूज करते हैं। The experimental method involves manipulation one variable to determine if change in one variable cause change in another variable. Okay? जब आपका एक्सपेरिमेंट या प्रॉब्लम कुछ इस तरह का है जिसमें आप एक वेरिएबल्स में मैनिपुलेट करने पे उसका इफेक्ट दूसरे वेरिएबल्स पे देख रहे हैं, तो उस वहां पे आप एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज करेंगे। एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज करने से पहले आपको कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे है वेरिएबल्स। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में जो वेरिएबल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अ वेरिएबल इज एनीथिंग इन एन एक्सपेरिमेंट दैट कैन चेंज और वेरी। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो होता है जो चेंज हो सकता है, जो जिसमें जो वेरी हो सकता है। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटल मेथड वो वेरिएबल होता है। और एक्सपेरिमेंटल मेथड में तीन काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स बेसिकली यूज किए जाते हैं। एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल और तीसरा है कंट्रोल वेरिएबल या कंट्रोल इन्वायरमेंट। ठीक है, ये तीन तरह के वेरिएबल्स बेसिकली हम एक्सपेरिमेंटल मेथड करते हैं, तो हमें ये वेरिएबल्स दिखाने पड़ते हैं। अगर आपके का रिसर्च डिजाइन ऐसा है कि आपने जो मेथड आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें आपने एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज किया है, तो आपको ये चीजें जरूर बतानी है कि कौन से वेरिएबल आपके आईवी हैं, कौन से वेरिएबल आपके डीवी हैं, किस टाइप के वेरिएबल्स को आपने कंट्रोल किया है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स वो होते हैं जो एक्सपेरिमेंटर द्वारा मैनिपुलेट किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि आप जहां मैनिपुलेशन करते हैं जिस वेरिएबल्स में और जिसका मैनिपुलेशन करके आप जिसका प्रभाव देखना चाहते हैं उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप किसी इंडस्ट्री में देखना चाहते हैं कि जो इंडस्ट्री का इन्वायरमेंट है, लाइट है, साउंड है, ठीक है, या काम करने का जो स्पेस है, जो कह लीजिए कि सब कुछ जो है इन्वायरमेंट में आ जाएगा, इंडस्ट्री इन्वायरमेंट या वर्किंग इन्वायरमेंट में आ जाएगा। तो वर्किंग इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है परफॉर्मेंस पे? ठीक है, तो जो ये वर्किंग इन्वायरमेंट है जिसमें आपने क्या क्या लिया है, ये आप पे डिपेंड करता है कि किस किस इन्वायरमेंट, किस किस चीजों का इफेक्ट आप देखना चाह रहे हैं परफॉर्मेंस पे, तो सिर्फ वही आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जैसे हम देखना चाहते हैं लाइट का, ह्यूमिडिटी का, ठीक है, और साउंड का, ये तीन जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, क्योंकि इसमें ही हम मैनिपुलेशन करेंगे। ठीक है, मैनिपुलेशन करेंगे इट मीन्स कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम दो ग्रुप लेंगे, एक हमारा रहेगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दूसरा हमारा रहेगा कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम 3 ग्रुप रखेंगे और तीनों ग्रुप से हम 3 तरह के वेरिएबल्स हैं, क्योंकि हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक लाइट है, एक ह्यूमिडिटी है और तीसरा साउंड है। तो इन 3 इन्वायरमेंट में हम उनका परफॉर्मेंस देखेंगे कि अगर हम लाइट हमारी कैसी है, लाइट हमारा अगर लो है, मिडिल है, हाई है, तो परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, ह्यूमिडिटी लो है, मिडिल है, हाई है, तो परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, और साउंड जो है वो स्मूथ साउंड है, म्यूजिकल साउंड है या बहुत ज्यादा लाउड साउंड है, तो इस साउंड में क्या परफॉर्मेंस हो रही है। और दूसरा जो कंट्रोल ग्रुप होगा उसमें हम किसी तरह का भी इंडिपेंडेंट नहीं देंगे, हम नॉर्मली हम उनसे वर्क कराएंगे। तो इस तरह से हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इफेक्ट देखते हैं, और जिस वेरिएबल पे देखते हैं परफॉर्मेंस क्या हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, तो जिस वेरिएबल्स पे देखते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि जितना हम चेंज करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे उतना ही चेंज हमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे मिलेगा। अब यहाँ देखिए कि किस वेरिएबल्स को आप इंडिपेंडेंट मानेंगे और किस वेरिएबल्स को आप डिपेंडेंट मानेंगे, ये तो एक डिपेंड करता है कि प्रीवियस स्टडीज क्या हुई हैं, थ्योरीज क्या कहती है, इस बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि किस वेरिएबल्स का इफेक्ट हम किस पे देखेंगे। या आपने कोई प्रीवियस रिसर्च नहीं है या फाइंडिंग्स नहीं है, आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहे हैं, तो उस बेस पे ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू पे डिसाइड करना पड़ता है कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि किसका इफेक्ट किस पे आ रहा है।
ठीक है, तो वहां पे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल डिसाइड करते हैं, और जो इस वेरिएबल्स को आप कंट्रोल कर लेते हैं जिसकी आपको स्टडी नहीं करनी है, जैसे यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल स्टडी किया, साउंड का, ह्यूमिडिटी का और साउंड, ह्यूमिडिटी और लाइट का 3 वेरिएबल हमने दिया था। तो इसके अलावा जो अदर वेरिएबल्स होगा, अदर वेरिएबल्स इज मीन की वर्किंग आवर्स, ठीक है, काम करने के घंटे, ये सब हमें स्टडी नहीं करना है, तो ये चीज हमारी किस में चली जाएगी, वो हमारा कंट्रोल वेरिएबल्स में चला जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में ये 3 चीजें हमें इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। टेस्ट वन वेरिएबल एट टाइम, must be fair and unbiased, does not allow any outside factors to affect the final outcome, is a valid test, has repeated trials। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड की, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम एट द टाइम 1 वेरिएबल्स या मोर देन 1 वेरिएबल्स को भी स्टडी कर सकते हैं। मस्ट बी फेयर फॉर अनबायस्ड, ये फेयर होता है, अनबायस्ड होता है, क्योंकि ये पूरा तरह से जितने भी हम जो भी बायसनेस है, मान लीजिए एक्सपेरिमेंटल बायसनेस ही पढ़ रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं हम उसको कंट्रोल वेरिएबल्स में रख के कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए हो सकता है कि हम क्या करेंगे कि जब हम ग्रुप का सिलेक्शन करेंगे तो हम रैंडमली सिलेक्शन करेंगे, ताकि अगर मेरा कोई इफेक्ट जानने वाला हो तो हम मेरा उस जान पहचान के कारण किसी तरह का बायसनेस ना आए, जिसके इसलिए मैं ऐसा सिलेक्शन करूंगी रैंडमली कि उस रैंडमली सिलेक्शन के कारण जो बायसनेस है मेरी वो कंट्रोल हो जाएगी। उसके बाद है डज नॉट अलाउ एनी आउटसाइड फैक्टर्स टू अफेक्ट द फाइनल आउटकम, क्योंकि ये कंट्रोल एनवायरनमेंट में होता है और हमने जितने भी अदर्स फैक्टर्स होते हैं, अदर वेरिएबल्स होते हैं जिनका हमें स्टडीज पे इफेक्ट पड़ सकता है, मोस्ट ऑफ टाइम हम सारे फैक्टर्स को कंट्रोल कर लेते हैं, इसलिए हमारा जो फाइनल आउटकम होता है उसमें किसी तरह का भी अदर फैक्टर्स का इफेक्ट हमें नहीं देखने को मिलता है। इसलिए ये वैलिड टेस्ट होता है इसमें, क्योंकि कंट्रोल एनवायरनमेंट में है और जिसका हमें इफेक्ट देखना था उसी का हमने स्टडी किया गया है, इसलिए एक्सपेरिमेंटल मेथड एज कंपेयर टू अदर मेथड ज्यादा वैलिड होते हैं। उसके बाद है हैज रिपीटेड ट्रायल मिनिमाइजिंग द आउटकम एरर। आप एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू आप कई ट्रायल्स ले सकते हैं ताकि आपके जो एरर्स आ रहे हैं, ताकि आपके जो बायसनेस आ रहे हैं, ठीक है, वो जो है वो मिनिमाइज हो जाए। अगर आप एक ट्रायल्स लेते हैं तो उसमें जो स्टडी आती है, ठीक है, आप 2-3 ट्रायल्स और लेते हैं, अगर सेम परफॉर्मेंस आ रही है तो इट मीन्स की वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पे है। इसलिए आप एक्सपेरिमेंटल मेथड पे रिपीटेड ट्रायल करके एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आप क्वेश्चनर या इंटरव्यू जब आप कंडक्ट करते हैं तो वहां पे आप रिपीटेड ट्रायल नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल मेथड में आप ट्रायल्स रिपीट करके आप जो एरर्स हो रहे हैं वो आप मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड में 2 तरह के एक्सपेरिमेंटल मेथड हैं, एक है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल मेथड और दूसरा है फील्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल मेथड जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जो ये स्टडी है बेसिकली लेबोरेटरी में की जाती है और अंडर कंट्रोल एनवायरनमेंट में की जाती है और सब्जेक्ट को लैब में लाया जाता है और वहीं पे उसको इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए जाते हैं और कंट्रोल कंडीशन में उसके जिस व्यवहार का आप स्टडी करना चाहते हैं उसको आप स्टडी करते हैं। A laboratory experiment is an experiment conducted under high control condition, not necessarily a laboratory where accurate measurement are possible। जरूरी लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि आप लेबोरेटरी में तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप जरूरी नहीं है कि उस पर्सन को आप लेबोरेटरी में ही लेके आए, लेकिन आप उस जगह को भी लेबोरेटरी यूज कर सकते हैं जहां पे आप कंट्रोल एनवायरनमेंट या आपका जिस वेरिएबल को आप मेजर करना चाहते हैं उसका एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, किसी तरह का भी अदर वेरिएबल उस पर अफेक्ट ना करे, तो ये लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट होता है। दूसरा है फील्ड एक्सपेरिमेंट। फील्ड एक्सपेरिमेंट वो है जहां पे आप सब्जेक्ट का जो स्टडी है वो उसकी रियल लाइफ सिचुएशंस में करते हैं, यानी नेचुरल सेटिंग्स में जब स्टडी करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कभी कभी
जो लैब एक्सपेरिमेंट है, लैब एक्सपेरिमेंट में आप जब स्टडी करते हैं तो लैब में करते हैं या नियर अबाउट ऐसे इन्वायरमेंट में करते हैं जहाँ पे कंट्रोल हो सके सारे इन्वायरमेंट, और उस कंट्रोल इन्वायरमेंट में आप आईवी का प्रभाव डीबी पे देख रहे होते हैं। लेकिन जो फील्ड एक्सपेरिमेंट है वो तो नेचुरल सेटिंग में किया जा रहा है, और नेचुरल सेटिंग में करने के कारण जो इफेक्ट है अदर वेरिएबल्स का जिसको हम कंट्रोल कर लेते हैं, कभी कभी वो वेरिएबल्स कंट्रोल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पर हम देख रहे हैं, उसमें कंट्रोल जो इन्वायरमेंट आ रहा है उसका इफेक्ट नहीं हो पाता है। इट मीन्स कि रियल लाइफ में जो व्यक्ति है वह वही रिस्पॉन्स कर रहा है रियल सेटिंग में, और हम सेम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं। लेकिन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि जब वो लेबोरेटरी में या कंट्रोल कंडीशंस में आ जाता है तो कहीं ना कहीं उसका व्यवहार रियल लाइफ सिचुएशन से अलग हो जाता है, जिसके कारण जो हम स्टडी कर रहे होते हैं उसमें इंटरनल वैलिडिटी तो हमारी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन एक्सटर्नल वैलिडिटी वो कम हो जाती है। एक्सटर्नल वैलिडिटी कम क्यों हो जाती है? क्योंकि कंट्रोल कंडीशन में करने के कारण जो व्यक्ति व्यवहार कर रहा है, ठीक है, क्या वो नेचुरल व्यवहार है? और जब वो नेचुरल व्यवहार नहीं है, कंट्रोल कंडीशंस में कर रहा है, तो कैसे वो अदर पॉपुलेशंस पे जनरलाइज होगा, ठीक है। तो जब जनरलाइजेशन की लिमिटेशन आ जाती है तो वहां पे एक्सटर्नल वैलिडिटी कम हो जाती है। लेकिन जो फील्ड एक्सपेरिमेंट है वो नेचुरल सेटिंग में कर रहे हैं, नेचुरल सेटिंग में ही हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे देख रहे हैं। लेकिन बस जो कंट्रोल एक्सटर्नल वेरिएबल्स होते हैं, जिन वेरिएबल्स को हमें कंट्रोल करना होता है, वो कंट्रोल हम नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं रियल लाइफ सेटिंग में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अदर फैक्टर्स जो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उसका प्रभाव भी हमारे डीबी पे आ जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल पे आ जाता है। तो इन केस में क्या होता है कि इसमें हमारी इंटरनल वैलिडिटी कम हो जाती है, लेकिन हमारी एक्सटर्नल वैलिडिटी इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि इंटरनल वैलिडिटी क्यों हो जाती कम हो जाती है? क्योंकि जिस वेरिएबल्स का प्रभाव हम जिस वेरिएबल पर देखना चाह रहे हैं उस वेरिएबल्स पे हम उस वेरिएबल का ही इफेक्ट सिर्फ वो डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, क्योंकि हमने सभी कंट्रोल एक्सटर्नल वेरिएबल को कंट्रोल नहीं किया है। अब उसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं डीबी पे है, इसलिए एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज के कारण ही इतना डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आ रहा है। तो इस कारण हमारा जो इंटरनल वैलिडिटी है वो कम हो जाएगी, लेकिन रियल लाइफ होने के कारण हम इसको लार्ज पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर सकते हैं, इसलिए इसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली ये दो टाइप्स के एक्सपेरिमेंट होते हैं, लेबोरेटरी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट। इसके बाद है मेरिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेथड इज इट यूनिक एबिलिटी टू आइसोलेट कॉजल फैक्टर सिंस एन एक्सपेरिमेंट इज हाई कंट्रोल्ड। मेरिट ये है कि आपके पास ये एक ऐसी टेक्निक्स है जिसमें हम आइसोलेट कर सकते हैं। इट मीन्स कि जिस फैक्टर का, जिस वेरिएबल का हम स्टडी करना चाहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे, हम सिर्फ उसी का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं। अदरवाइज जितने भी अदर फैक्टर्स हैं उन सब को हम मैक्सिमम तरह से हम कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इसकी बहुत बड़ी मेरिट है कि हम कॉजल फैक्टर का आइसोलेट करके हम उसको यूनिक उसका इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे देख सकते हैं। दिस मेथड promise more accurate in the study। ये जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो एक्यूरेट ज्यादा होती है क्योंकि कंट्रोल एनवायरनमेंट में होती है। reliable data can be controlled। this is more suitable to the problem which heterogeneous and varied influence factors। ये डेटा मोर सुटेबल होता है उस प्रॉब्लम के लिए जो हेट्रोजेनेट होते हैं। आप उस तरह के वेरिएबल्स को जो ज्यादा फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं वहां पे आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में वेरिएशन ज्यादा है तो इन्फ्लुएंस फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो उस केस में आप एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज करते हैं तो जितने भी इन्फ्लुएंस फैक्टर्स होते हैं वो जो होते हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं और हम एक्यूरेट स्टडी कर पाते हैं। उसके बाद है डीमेरिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। डीमेरिट ऑफ एक्सटर्नल मेथड यही है जो मैंने अभी आपको बताया। द डिसएडवांटेज इज द
Exactly, this control may destroy the validity of the obtained result and especially the ecological validity. यहाँ पे जो ecological validity है यही जो है ये external validity है. Ecological validity मतलब आप populations पे उस चीज को ecologically तरीके से apply नहीं कर पा रहे हैं, generalize नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उनका ecological validity जो है वो कम हो जा रहा है. This is the very costly method. Yes, costly method तो होगा ही क्योंकि इसमें laboratory रहती है. हमें मोस्ट ऑफ द टाइम सारे जितने भी वेरिएबल्स हम स्टडी नहीं कर रहे होते हैं उनको कंट्रोल करना होता है, तो कंट्रोल करने के लिए भी हमें बहुत सारे इक्विपमेंट या बहुत तरह के कॉस्ट इन्वेस्ट करने पड़ते हैं. मान लीजिए हमें साउंड ही कंट्रोल करना है, तो साउंड करने के लिए हमें पूरा साउंड प्रूफ कमरा ही यूज करना है, तो वहां पे कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाता है. तो कहीं ना कहीं जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है ये लेबोरेटरी यूज के कारण काफी कॉस्टली हो जाता है. दिस इज द सुटेबल टू सिंपल प्रॉब्लम with limited scope. This is a time consuming method. जो ये डिसएडवांटेज इसका ये भी है कि ये सिंपल ऐसे प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है जिनके स्कोप नहीं है रियल लाइफ सिचुएशंस पे या ज्यादा एप्लीकेबल्स नहीं हो पाते हैं, उस कारण ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं. और ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है. टाइम कंज्यूमिंग इस मीन्स कि लेबोरेटरी में आप पर्टिकुलर आईवी का प्रभाव डीबी पे देखने के लिए जब आप इतने सारे चीजों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, तो आप उस टाइम पे जैसे मान लीजिए आपको 100 लोगों की डेटा कलेक्ट करनी है, तो 100 लोगों को अगर आपने एक्सपेरिमेंटल बेस पे किया है तो कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि आप लेबोरेटरी में बुलाने के लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टाइम देते हैं कि आपको इस टाइम पे आना है, तो वो आता है. तो एक टाइम पे आप अगर 50 या 100 लोग का डेटा करना है तो जाहिर सी बात है एक दिन या 2 या 3 ही डेटा कलेक्ट कर पाते हैं. तो कहीं ना कहीं ये काफी लंबा टाइम ड्यूरेशन मांगता है और टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज्यादा होता है. तो ये कुछ हमारे डेटा कलेक्शन मेथड्स थे. सो होप सो आपको सारे मेथड समझ में आ गए होंगे. अगर इन केस कोई प्रॉब्लम है, कोई मेथड में कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप क्लियर कर लीजिए, वरना अदरवाइज आपकी क्लास ओवर हो गई है. मैम मुझे पहला क्वेश्चन ये पूछना है कि प्लीज सोशियोमेट्रिक मेथड और पेयर्ड कंपैरिजन मेथड के की डिफरेंशिएटर फैक्टर्स अगर आप बता सकें. और दूसरा ये कि पैनल मेथड में जो ये टर्म है पैनल, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ओके, ठीक है. तो पहला जो है सोशियोमेट्रिक्स और पेयर कंपैरिजन. देखिए पेयर कंपैरिजन मेथड जो है वो एक तरह का रेटिंग मेथड के अंदर आता है, ठीक है. और पेयर कंपैरिजन मेथड में होते हैं पेयर्स होते हैं उसमें, ठीक है. मान लीजिए अभी मैं आपको एक जनरल सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैंने आपको बोला कि फिजिक्स के बेस पे, ठीक है, फिजिक्स के बेस पे आप 2 पेयर मैंने आपको दिखाई है, ठीक है. अब उस पेयर के बेस पे हमने आपको मान लीजिए ऋतिक रोशन दिया और हमने आपको सलमान खान दिखाया, ठीक है. तो अब आपको ये 2 पेयर मैंने आपको दिखाए हैं. अब आपको क्या करना है कि जब फिजिक्स की बात आएगी तो आपको मैं एक पेयर दिखाऊंगी, दूसरे का आपको नाम लेना होगा, ठीक है. तो ये पेयर होते हैं, इसमें आपको पेयर वाइज हम आपको स्टिमुलस दिखाते हैं और उसकी हम आपसे पूछते हैं कि विच पेयर के अकॉर्डिंग कि ये पेयर है तो दूसरा इसका पेयर कौन सा है. तो ये पेयर कंपैरिजन होता है. 2 पेयर के बीच में हमें कंपैरिजन करना पड़ता है कि आपको ऋतिक रोशन पसंद है कि सलमान खान पसंद है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स. तो आप किसी एक को बताते हैं कि नहीं मुझे ऋतिक रोशन पसंद है, तो ये पेयर वाइज हम कंपैरिजन करते हैं. लेकिन सोशियोमेट्रिक्स बिल्कुल इससे डिफरेंट है. सोशियोमेट्रिक्स जो है जो पेयर कंपैरिजन है वो पेयर की स्टडी के लिए यूज किया जाता है और इसमें हम इंटरपर्सनल स्टडीज हम नहीं कर सकते, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की. लेकिन जो सोशियोमेट्रिक स्टडी है बेसिकली ये कहा जाए तो सोशल साइकोलॉजी में ज्यादा यूज किया जाता है और ये उस वहां पे यूज किया जाता है जहां हमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप देखना है. और पेयर कंपैरिजन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप देखने के लिए नहीं है, वहां पे आपको सोशियोमेट्रिक ही यूज करना पड़ेगा क्योंकि आपको ग्रुप का स्टार चाहिए. आपको देखना है कि ग्रुप में किस टाइप का रिलेशनशिप है. कभी कभी हमें 10 लोग के ग्रुप ऐसे दिखाई देते हैं जिसमें ट्रायंगल शेप के रिलेशनशिप हमें दिखाई देते हैं, ठीक है. ट्रायंगल शेप के रिलेशनशिप अभी मैं आपको शो करती हूँ. ट्रायंगल रिलेशन मतलब कि ए बी को पसंद कर रहा है, बी जो है वो सी को पसंद कर रहा है, सी वापस से ए को पसंद कर रहा है और 10 लोगों के ग्रुप में वो किसी तीसरे को अपने ट्रायंगल में आने नहीं दे रहे हैं, ठीक है. जैसे मान लीजिए ये है, लेकिन यहाँ पे भी देखिए जो ए है
जो है वो सी को पसंद कर रहा है, और देखिए जहां जहां डबल स्टार्स लगे हुए हैं, लेकिन ये जो है ये डी के पास भी जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको ना पसंद करे, बस इस तरह का ट्रायंगल निकल के आए कि ए सी को पसंद कर रहा है, सी बी को पसंद कर रहा है, बी ए को पसंद कर रहा है। तो इन 6 लोगों के ग्रुप में 3% ऐसे निकल के आ रहे हैं जिनको और किसी ग्रुप से मेंबर से कोई रिलेशन ही नहीं है, वो किसी से बात ही नहीं करते, वो सिर्फ अपने ग्रुप में रहते हैं। तो ये है ट्रायंगल शेप का रिलेशनशिप। तो जब हम इसको सोशियोमेट्रिक स्टडी करते हैं तो ये ट्रायंगल शेप का रिलेशनशिप अगर हमें दिखाई देता है तो हमको ये समझना चाहिए कि ये तीनों सिर्फ आपस में ही गुट बना के काम करते हैं, यानी कि 10 लोगों या 6 लोगों के ग्रुप में भी एक ट्रायंगल 3-3 लोगों का ग्रुप बटा हुआ है, और इन दोनों ग्रुप को आपस में कोई मतलब नहीं है। तो जब मतलब नहीं है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, ठीक है। तो ये चीज को, ट्रायंगल को स्टडी करने के लिए, आइसोलेशन को स्टडी करने के लिए, इस तरह के रिलेशनशिप, क्या पैटर्न है ग्रुप का, पैटर्न मतलब कि कम्युनिकेशन का क्या पैटर्न है, लाइकिंग की क्या पैटर्न है, क्या रिलेशनशिप चल रहा है, इसको स्टडी करने के लिए हम सोशियोमेट्रिक्स यूज करते हैं। और पेयर कंपैरिजन मेथड इससे अलग है, वो वो रिलेशनशिप स्टडी नहीं करता है। और जो और जो दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा था पैनल के रिलेटेड, कि क्या पैनल का सिग्निफिकेंट वहां पे होता है जहां पे हमें लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी करनी होती है। नहीं मैम, मैंने ये पूछा था कि जो ये टर्म है पैनल, बेसिकली इस टर्म को हम वहां पे यूज कर रहे हैं तो कुछ इसका सिग्निफिकेंस होगा। सिग्निफिकेंट यही तो मैं बता रही हूँ, पैनल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस पैनल में फिर हम किसी और उस ग्रुप की स्टडी के अलावा, उस लोगों के अलावा हम किसी और को लॉन्ग टाइम स्टडी नहीं करते हैं, सिर्फ उसी ग्रुप को स्टडी करते हैं। और वो पैनल टाइप इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि वो बेसिकली सारे ग्रुप, एक्सपर्ट के ग्रुप, देखिए जैसे कि आप लोग इंटरव्यू देखते हैं तो इंटरव्यू में आप पैनल वर्ड यूज करते हैं कि इंटरव्यू पैनल में कितने लोग थे, आप यूज करते हैं ये टर्म। यस मैम। हाँ, तो आपको वहां पर पैनल का क्या सिग्निफिकेंट समझ में आता है? ए ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स। ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट समझ में आता है ना। यही वही पैनल यहाँ पर यूज किया जा रहा है कि जो हमने ग्रुप यूज किया है वो ग्रुप जो है वो वैसा ग्रुप है जिसके बेस पे हम पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, जिस चीज को हम स्टडी कर रहे हैं वो लॉन्ग टाइम स्टडी करेंगे तो हमें सिग्निफिकेंट रिजल्ट मिलेगा। जैसे मैंने जिसमें एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर हम एडॉप्ट चिल्ड्रन का डेवलपमेंट और जो बच्चे अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें हमने ऐसे बच्चों को लिया है एज वाइज। ये भी देखिए कि इसमें हमने एज वाइज भी लिया हुआ है कि जब बच्चा 2 साल का था, 3 साल का था, 4 साल का था, 5 साल का था, ठीक है। और इधर भी जब बच्चा 2, 3, 4 साल, 5 साल का था, तो हम उन सारे बच्चों को एक साथ एक पैनल में रख के अब उनकी हम लॉन्ग टाइम स्टडी कर रहे हैं। ये मैंने आपको जब नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च साइकोलॉजी पढ़ाई थी तो उसमें हमने 2 मेथड पढ़ाए थे आपको। एक पढ़ाया था हमने लॉन्गिट्यूडिनल मेथड, एक हमने पढ़ाया था आपको क्रॉस सेक्शनल। और मैम मेरा जो स्पेसिफिक बेसिकली क्वेश्चन है वो ये है कि जहाँ ये जो शब्द है पैनल, वो हम पार्टिसिपेंट के ग्रुप के लिए जिसको हमने लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी के लिए यूज किया है उनके लिए यूज कर रहे हैं, टर्म में यूज करते हैं, या जो लोग एक्सपर्ट हैं वो एक पैनल बना के इस स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं, उनके लिए हम यूज कर रहे हैं। ग्रुप के लिए सिग्निफिकेंट टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है क्योंकि ग्रुप में आप तो अपनी सिंगल स्टडी कर रहे हैं ना। आप जो है, आप मान लीजिए मैं स्टडी कर रही हूँ तो मैं तो अपनी पीएचडी की सिंगल एक्सपर्ट हूँ, और मैंने जो ग्रुप लिया है वो ऐसे पैनल में लिया है जो ग्रुप है वो एक्सपर्ट है ऐसे फाइंडिंग को रिलीज करने के लिए कि लॉन्ग टाइम स्टडी में मुझे एक्यूरेट फाइंडिंग होगी, क्योंकि मैंने जो ग्रुप बनाया है उसमें मैंने एज वाइज जो पैनल डिसाइड किया है उससे मुझे एकदम जो हमारा रिजल्ट आएगा वो सिग्निफिकेंट रिजल्ट आएगा। इट मीन्स कि जो हम प्रॉब्लम स्टडी करना जा रहे हैं, आप इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि पैनल इस मीन्स की जैसे अभी आपने बताया इंटरव्यू के माध्यम से कि इंटरव्यू में वो पैनल होते हैं, जैसे कि एक जो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो एक एक्सपर्ट होगा, इंडस्ट्री एरिया से एक्सपर्ट होगा, एक जो है वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होगा, एक जो है वो दूसरे फील्ड से एक्सपर्ट होगा, और सब फील्ड से वो क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, ठीक है, और आपको जज करते हैं कि आप सभी फील्ड में एक्सपर्ट हैं कि नहीं। उसी तरह जब हम पैनल बनाते हैं ग्रुप के रिगार्डिंग, ये जो पैनल वर्ड है ये ग्रुप के लिए यूज हो रहा है, ना कि जो एक्सपेरिमेंटर है उसके लिए यूज हो रहा है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटर जो स्टडी करने वाला है वो सिंगल पर्सन है। ये टर्मिनोलॉजी एक्सपर्ट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। पैनल जो वर्ड है वो ग्रुप के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है, ठीक है। और जो ग्रुप में जो हम
मेंबर्स को रख रहे हैं, जिन सब्जेक्ट को रख रहे हैं, वो हम उसको इस तरह से रख रहे हैं कि हमें हर एज के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। कब? जब हम उसका लॉन्ग टाइम स्टडी करेंगे। बात समझ में आ रही है? अब उस हमारे ग्रुप में एक 3 साल का बच्चा भी, एक 4 साल का भी, एक 5 साल का भी, एक 6 का है, तो ये एक्सपर्ट हो गए, ठीक है। अब 3 साल का बच्चा जो लॉन्ग टाइम स्टडी हम करेंगे उसकी ग्रोथ की, और फिर उसका कंपैरिजन करेंगे जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ बच्चे रह रहे हैं उनके साथ, तो क्या बेसिक डिफरेंस आ रहा है, 10 साल में क्या डेवलपमेंट की सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रही है, वो जो 4 साल का बच्चा है उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रुप है वो अपने में एक्सपर्ट दिखा रही है कि हमने जो ग्रुप का सिलेक्शन यानी जो पैनल कलेक्ट किया है उसके थ्रू में हमें लॉन्गिट्यूड में जब स्टडी करेंगे, लंबे समय तक स्टडी करेंगे, तो एक अच्छा और एक स्पेसिफिक और एक ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो हम आगे चल के उसको जनरलाइज कर सकते हैं और वाइड पॉपुलेशंस पे उसको हम अप्लाई कर सकते हैं उसकी फाइंडिंग्स को। आई थिंक क्लियर कुछ हुआ होगा आपको? ओके मैम, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? मैम थोड़ा सा कंफ्यूजन है कुछ वर्डों में। हाँ, जैसे वेरिएबल्स होते हैं या चर होते हैं, उनके लिए कुछ अलग अलग वर्ड इस्तेमाल करते हैं। लाइक जैसे उसको कभी कभी हम आइटम से भी बोल लेते हैं, सब्जेक्ट भी कह लेते हैं, तो क्या ये सब सेम है या अलग अलग है? सर वेरिएबल अलग है, आइटम जो है, देखिए सर अब मैं आपको बता रही हूँ, आइटम जो है वो अलग है, वेरिएबल्स भी अलग है और सब्जेक्ट भी अलग है। सब्जेक्ट वो होते हैं, सब्जेक्ट का अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। सब्जेक्ट को हम पार्टिसिपेंट भी कहते हैं, सब्जेक्ट को हम टेस्टी भी कहते हैं। ये इसकी टर्मिनोलॉजी। सैंपल, इट मींस कि जो सैंपल है वही आपका सब्जेक्ट है, वही आपका पार्टिसिपेंट है, वही आपका टेस्टी है। ये टर्मिनोलॉजी एक है। जहां वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं सर, वेरिएबल्स जो है वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इट मींस वेरिएबल वो है जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट को मेजरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी जब आप उसको मेजर करने के टर्मिनोलॉजी में उसको ऑपरेशनलाइज कर लेते हैं, तो उसको हम चर कहते हैं या वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे एंजाइटी है, एंजाइटी को आपने डिफाइन किया और आपने उसको इस तरह से डिफाइन किया कि अब आप एंजाइटी को मेजर कर सकते हैं, तो एंजाइटी क्या बन गया? वेरिएबल बन गया, चर बन गया, ठीक है। लेकिन अब उसको चर को यानी वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए आपको जो जो आइटम्स आप इंक्लूड करेंगे अपने क्वेश्चनर में, वो आइटम क्या रिफ्लेक्ट करेगा? उस वेरिएबल को रिफ्लेक्ट करेगा। तो वेरिएबल आइटम नहीं है, बल्कि आइटम जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है उस वेरिएबल्स को कि इस आइटम के बेस पे आप इस वेरिएबल्स को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जी जी, थैंक यू मैम। ओके।